हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे ऑडिटिंग का सब्जेक्ट और ऑडिटिंग में हमारा यूनिट नंबर 1 था बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग या इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, जहां पर हम ऑडिट क्या होता है, कौन करता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस किए थे पिछले 2 क्लासेस। आज हम थोड़ा बुक के लैंग्वेज में चलेंगे कि मीनिंग क्या होता है, एग्जाम में डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या लिखोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछा जाए ऑडिटिंग का तो क्या लिख कर आना है। वो सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब आज हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरीके से लिखना है, क्या डेफिनेशन लिख कर आना है, ये सारी चीजें क्लास में बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ। मीनिंग एंड डेफिनेशन। सबसे पहले ऑडिट का मतलब क्या होता है और उसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, ऑडिट डील्स विद चेकिंग, वेरिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट। द ऑडिट कैन बी स्टार्टेड ओनली व्हेन अकाउंटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जब तक अकाउंटिंग खत्म नहीं होगा तब तक ऑडिटिंग कैसे होगा। तुम किसी चीज को चेक कैसे करोगे जब तक वो कंप्लीट नहीं है। तो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब पूरे साल भर का सारा ट्रांजैक्शंस प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब साल भर, मतलब तुम जितने भी पीरियड का ऑडिट कर रहे हो, अगर तुम मंथली कर रहे हो तो पूरे महीने भर का, अगर तुम क्वार्टरली कर रहे हो तो 3 महीने का, हाफ ईयरली कर रहे हो तो 6 महीने का, ईयरली कर रहे हो तो 1 ईयर का। इसको प्रॉपरली पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले अकाउंटिंग कंप्लीट होगा तो ऑडिटिंग शुरू होगा। जब तक अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं होगा तब तक ऑडिटिंग शुरू नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट काम है कंप्लीट द अकाउंटिंग। और ये कौन करेगा? ये मैनेजमेंट का काम है, ये ऑडिटर का काम नहीं है। ऑडिटर का काम नहीं है कि वहां जाकर वो बैठकर बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, एक्स वाई जेड टू कैश, कैश टू एक्स वाई जेड, ये सब एंट्री करे बैठकर। एंट्री करने का काम होता है मैनेजमेंट, अकाउंटेंट का। वो सब कुछ कंप्लीट करके ऑडिटर को देगा। ऑडिटर का काम होता है उसे चेक करने का। ऑडिटर का काम नहीं है कि वो अकाउंटिंग करे, ऑडिटर का काम नहीं है कि वो उसमें एडजस्टमेंट करे, ऑडिटर का काम नहीं है कि उसको सुधारे। ऑडिटर बस गाइड करेगा, कहीं गलती है तो बताएगा मैनेजमेंट को कि ये गलत है, तुम इसको सुधारो, और वो फिर मैनेजमेंट का काम है वो उसको सुधार। ठीक है, और अगर मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, मैनेजमेंट को नहीं आएगा सुधारना, तो वो फिर से ऑडिटर से गाइडेंस लेगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बीच में इंटर रिलेशनशिप है। जो हमें अकाउंटिंग में सिखाया जाता है वो ऑडिटिंग में, सोच कर देखो ना, ऑडिटिंग का काम कितना इंटरेस्टिंग होगा। अकाउंटिंग कर लिए, तुम उसके ऑडिटर हो, इसका मतलब तुम्हें अज्यूम्ड किया जा रहा है कि तुम्हारे को पूरा कंप्लीट नॉलेज है ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चेक कौन करेगा? जिसको नॉलेज होगा वही तो चेक करेगा। तो तुम उन अकाउंटेंट से, उन मैनेजमेंट से ऊपर हो। उन वो जो काम कर रहे हैं तुम उसे चेक कर रहे हो और उसमें गलतियां निकाल रहे हो। समझ रहे हो बात? तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। Therefore, it is a fact that without the proper development of accounting principles, जब तक प्रॉपर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डेवलप नहीं होगा तब तक ऑडिटिंग प्रिंसिपल भी डेवलप नहीं हो पाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, अगर तुम सीबीएसई के बच्चे हो, 11th 12th तुम्हारा सीबीएसई में पढ़ाई हुआ है, तो सीबीएसई क्लास 11th में तुम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े होगे। हाँ, सीएचएसई वाले भी पढ़े हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग होगा तभी जाकर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग होगा, जो कि मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स इज नॉट पॉसिबल। द टर्म ऑडिटिंग इज डिफाइंड इन वेरियस वे। बहुत सारे ऑथर आए, ऑडिट का अलग अलग डेफिनेशन, 10, मतलब 10 तो हमारे वो बीकॉम के बुक्स में होता है, ऐसे तो 100 डेफिनेशन। लेकिन मैं तुम्हें इसमें से दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दो इंपॉर्टेंट, एक द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का डेफिनेशन है, मतलब इंडियन लोगों का डेफिनेशन है, मैं वो पढ़ा रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेशन, और दूसरा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी का डेफिनेशन। दोनों कौन है वो भी मैं तुम्हें, ठीक है, और मैं ये दो डेफिनेशन को क्यों पढ़ा रहा हूं वो भी तुम्हें के साथ बताऊं। तो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग में दो प्रकार का डेफिनेशन। पहला है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेशन, और फिर आएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का डेफिनेशन। ठीक है, सीएजी का। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं ये है कौन। हु इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बनाता है। मतलब हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंदर पढ़ाई किए।
इंस्टीट्यूट ने हमारा सिलेबस दिया, हम बुक्स इशू किया, हम उस बुक से वो सिलेबस को पढ़ के इंस्टीट्यूट की एग्जाम्स को क्लियर किए, उनका ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट सब कुछ कंप्लीट करके हमने सर्टिफिकेट लिया है चार्टर्ड अकाउंटेंट का फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जैसे तुम बीकॉम कर रहे हो, तुम्हारा एक यूनिवर्सिटी है, चाहे तुम उत्कल यूनिवर्सिटी से हो, चाहे तुम संबलपुर यूनिवर्सिटी से हो, चाहे तुम जीएम यूनिवर्सिटी से हो, कहीं से भी हो सकते हो तुम। इंडिया ओडिशा में 10-12 यूनिवर्सिटीज हैं, सभी का सिलेबस तो सेम है, लेकिन 10-12 अगर ओडिशा की बात करूं तो 12 यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं। तो तुम उनके अंडर में बीकॉम कर रहे हो, तुम्हें वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा, तुम्हें वहां से लाइसेंस मिलेगा कि तुम बीकॉम हो, बीकॉम ग्रेजुएट हो। उसी तरीके से हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंदर में जाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो हमें सर्टिफिकेट दिया है, वो हमें डिग्री इशू किया है, और उसी के पास पावर है हमसे हमारा डिग्री रिटर्न लेने का भी। ठीक है, तो कौन डेफिनेशन दिया? सबसे पहला डेफिनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और दूसरा डेफिनेशन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सीएजी है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम होता है जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट्स या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होते हैं, बैंक्स होते हैं, रीजनल ऑफिसेस होते हैं, गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका ऑडिट करना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब वो इंडिया लेवल में, ये ऐसे नहीं छोटा मोटा यहाँ पे कोई नाला बन रहा हो, नाला में कितना खर्चा हुआ उसका ऑडिट करना है, ये सब काम उसका नहीं होता। उसका काम होता है बड़े प्रोजेक्ट्स, उसका काम होता है बड़े कंपनीज का ऑडिट करना, सेंट्रल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इन दोनों का डेफिनेशन हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेशन। ऑडिटिंग इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सिस्टमैटिक होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? मतलब मेरे ऊपर कोई प्रकार का प्रेशर नहीं होना। अगर मैं एक्स वाई जेड कंपनी का ऑडिटर हूं, तो मैं एक्स वाई जेड कंपनी से कोई प्रकार का मेरा रिलेशन नहीं होना चाहिए, उसका डायरेक्टर मेरा भांजा नहीं लगना चाहिए या मेरा कोई रिलेटिव नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसका गलतियों को मैं छुपाने का कोशिश कर, तो जब मैं कंपनी को बचाने का कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब आई एम नॉट अ इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंट वही होता है जिसका कंपनी से कोई लेना देना, कंपनी डूब जाए, कंपनी मर जाए, ऑडिटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कंपनी के ऐसे ऑडिटर होते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अब एक्स वाई जेड कंपनी है, उसका ऑडिटर मुझे चुना गया, वो कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उसका शेयर होल्डर भी नहीं हूं, मैं वहां से लोन भी नहीं लिया, ना उनको कोई पैसा दिया, ना उनसे सामान खरीदता, ना उनका सामान बेचता, मैं कुछ भी नहीं करता, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। तो आई एम इंडिपेंडेंट पर्सन टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर सकता हूं मैं एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर। बात समझ में आए? तो ऑडिटर मस्ट बी अ इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, स्टेटमेंट, रिकॉर्ड्स, operations and performance of an enterprise for a stated purpose. In any auditing situation, the auditor perceives and recognizes the propositions before him for examination, collect evidences. ऑडिटर क्या करता है? सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है, evaluates the same, and on this basis formulates his judgment which is communicated through his audit। और आखिरी में जाकर ऑडिट रिपोर्ट, जो भी उसका फाइनल कंक्लूजन होगा, उसको रिटन में ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म पर वो इशू। क्लियर है बात? दूसरा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या बोलता है? सर एग्जाम में कौन सा लिखेंगे? कोई सा भी लिखो चलेगा, कोई भी एक डेफिनेशन तुम एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। ऑडिट एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम फाइनेंशियल कंट्रोल को बनाकर रखते हैं। इट एक्ट्स एज सेफगार्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रोप्राइटर, वेदर एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन। ये प्रोप्राइटर मतलब ओनर को सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, एक प्रकार का सुरक्षा कवच प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एनी एक्स्ट्रावेंजेंस, केयरलेसनेस और फ्रॉड ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोप्राइटर्स एजेंट। प्रोप्राइटर के एजेंट या मैनेजमेंट, प्रोप्राइटर जिसको वहां पर कंपनी में रखा है काम करने के, अगर वो लोग किसी प्रकार का फ्रॉड कर रहे हैं, किसी प्रकार का नेग्लिजेंस कर रहे हैं, किसी प्रकार का चोरी कर रहे हैं, किसी प्रकार का डकैती कर रहे हैं, तो उससे प्रोप्राइटर को बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच दिया गया है जिसका नाम है ऑडिट।
proprietor's agent or servant in the realization and utilization of money or other asset, and it ensures on the proprietor's behalf that accounts maintained truly represent, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया गया है वो ट्रूली रिप्रेजेंट करता है फैक्ट्स को, एंड दैट द एक्सपेंडिचर हैज बीन इंकर्ड विथ ड्यू रेगुलरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। एक स्कैम में क्या हुआ था पता है? एक कंपनी था XYZ कंपनी, इसका शेयर्स कंपनी लिस्टेड कंपनी था और 100 रुपए इसका शेयर प्राइस चल रहा, ठीक है। कंपनी के मैनेजमेंट और ऐसे बहुत सारे लोगों ने, कंपनी के अंदर के लोगों ने भारी मात्रा में कंपनी का शेयर्स खरीद, रिलेटिव के अकाउंट से, खुद के अकाउंट से खरीदेंगे तो पकड़ा जाएंगे, तो दूसरे रिलेटिव्स के अकाउंट्स को रिलेटिव के थ्रू बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में इसका शेयर्स खरीद लिया। 100 रुपए के प्राइस पर 50 लाख शेयर्स अप्रॉक्स खरीद। उसके बाद इनका ऑब्जेक्टिव था इस शेयर प्राइस को बढ़ाया जाए, तो ये क्या करते, हर साल फेक प्रॉफिट शो करने लगे, जो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। एक्सपेंस को कम करने लगे, जानबूझकर एक्सपेंस खर्चे को कम कर दिए, मतलब एक्चुअल में खर्चा कम नहीं किए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना बंद कर दिया। बहुत सारे रेवेन्यू को अननेसेसरी इन्फ्लेट कर लिए फिलिंग करके, अननेसेसरी प्रॉफिट को बढ़ा दिए। प्रॉफिट इतना तेजी से ग्रो किया कि जब फाइनेंशियल स्टेट मार्केट में आया, ऑडिटर को भी खरीद लिए, ऑडिटर को भी पैसा देकर उसको भी खरीद लिए और वो भी बोला सब ओके है। और उन्होंने क्या किया, फेक प्रॉफिट शो, फेक प्रॉफिट के थ्रू कंसिस्टेंटली 3 to 4 years उन्होंने फेक प्रॉफिट शो, इतना ज्यादा फेक प्रॉफिट शो किया कि लोगों को पता नहीं ये फेक प्रॉफिट है, लोगों को लग रहा है कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है और मार्केट में लोग शेयर्स को बाय करना, ये शेयर का प्राइस 100 रुपए से बढ़कर 4,300, मतलब 43 टाइम्स, 50 लाख शेयर्स इंटू 100 कितना होता है, 50 करोड़। 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था, मैनेजमेंट ने जानबूझकर 50 करोड़ का शेयर्स खरीदा था, इनका प्राइस 43 टाइम्स हो। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले मार्केट में इंफॉर्मेशन आने से पहले इन्होंने अपना शेयर्स बेच दिया और 43 टाइम्स अपना पैसा बाहर निकाल, ठीक है। मतलब 50 करोड़ रुपए का बन गया 2150 करोड़। सोचो, इन स्पैन ऑफ 2 years, 3, इतना तेजी से भागा। मार्केट में खबर आया ये फेक प्रॉफिट है और शेयर्स कंसिस्टेंटली गिरना शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में वो 2 से 3 रुपए का आ गया। अगेन 2 से 3, सारा प्रॉफिट कौन बनाया, फंसा कौन, आम लोग, जो लोग उस शेयर थे, ये सोच कर कि कंपनी में। तो ऑडिटर का काम होता है वो चेक करे अकाउंट्स मेंटेन रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर फैक्ट, जो फैक्ट्स है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ट्रू एंड फेयर पिक्चर देगा, एंड दैट द एक्सपेंडिचर हैज बीन इंकर्ड विद ड्यू रेगुलरिटी, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सही है, जो दिखाया जा रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो सही है, ये सब कुछ को चेक करेगा कौन, ऑडिटर। यहां पर सबसे बड़ा गलती किसका था, ऑडिटर का गलती। ऑडिटर ने अपना काम सही तरीके किया, उसने कंपनी से पैसा लेकर इन्फ्लेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी ओके दिखा दिया और यहां पर लोगों का पैसा डूब गया। एक बहुत बड़ा स्कैम यहां पर लोगों के साथ हो गया। ये स्कैम आए दिन बहुत सारी कंपनीज करते हैं शेयर, ठीक है। इनको बाद में तो जेल होता है, लेकिन बाद में जेल होने का फायदा नहीं है, आम लोगों का पैसा डूब गया। हम और तुम जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, बहुत सारे कंपनी में हमारा पैसा तरीके से डूब जाता है। बात समझ में आया? चलो अब आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, फटाफट से देखते हैं, इजी है। कुछ कुछ चीजें जरूरी है जो, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑडिटिंग सर्व एज अ बैकग्राउंड टू ऑडिटिंग एज पर मार्टिन श्राफ, द फॉलोइंग आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। ये एक ऑथर है, ये एक बड़ा ऑथर है, बहुत बड़ा, इसने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग दिए। सबसे पहला है इंडिपेंडेंस, ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट। ऑडिटर का कोई भी प्रकार का डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट के या कंपनी के साथ। मान लो मैं किसी कंपनी से लोन लिया हूं और मैं उसी कंपनी का ऑडिट करूंगा, तो ऑब्वियस सा बात है मैं उसके अगेंस्ट में आ नहीं पाऊंगा। या मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हूं और मैं उस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, तो मैं वहां पर फ्रॉड तो रिपोर्ट करूंगा नहीं, क्योंकि फ्रॉड रिपोर्ट होगा तो मेरा ही इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाएगा।
उस केस में आई एम नॉट इंडिपेंडेंट। तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन को ऑडिटर बनाना बहुत जरूरी है। The auditor should be completely free from any pressure from the management and should do his work completely with free mind. He should examine the accounts and documents without any personal bias. बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा बिना कोई पर्सनल प्रॉफिट के मोटिव से, एंड इन एन इम्पार्शियल वे विदाउट एनी पार्शियलिटी, बिना किसी पार्शियलिटी के वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा। वाइल कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन ही शुड नाइदर फेवर, ना वो किसी के फेवर में होगा, नॉर बी अ बाइस्ड अगेंस्ट एनी, ना वो कंपनी के अगेंस्ट में जाएगा ना वो फेवर में जाएगा। जो फैक्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा। फैक्ट अगर कंपनी के अगेंस्ट में है तो उसे वही रिप्रेजेंट करना है, अगर कंपनी के फेवर में है तब भी उसे वही रिप्रेजेंट करना है। जो फैक्ट है उसे वो रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है बात? दिस इज अबाउट इंडिपेंडेंस, जो कि फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग होता है। सेकंड, एविडेंस। ऑडिटर को एविडेंस बचाकर रखना है। बाद में पता चला फ्रॉड हुआ है, ऑडिटर बोला मुझे तो पता ही नहीं था फ्रॉड हुआ है, तो ये लायबिलिटी ऑडिटर के ऊपर दिया गया कि तुम्हें अपना ऑडिट एविडेंस अपने पास संभाल कर रखना। तुमने देखा रेवेन्यू जो दिखाया गया है वही है, तो तुम उस रेवेन्यू को कैसे चेक किए, कहां से चेक किए, उसका जेरोक्स कॉपी, उस एविडेंस को तुम अपने पास रखोगे, और इन केस फ्यूचर में दरकार पड़े तो तुम उस एविडेंस को प्रेजेंट। एविडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑडिटिंग। The auditor does his work and examines and certifies the books of accounts only on the basis of evidence produced before. और अच्छा, कोई भी चीज मैनेजमेंट अगर बोल रहा है ऑडिटर को, तो ऑडिटर को ध्यान रखना है कि वो एविडेंस के साथ हो। ऐसे नहीं कि मैनेजमेंट आकर कुछ भी बोला और वो किसी का भी बात सुन ली, ऐसे ऑडिटर नहीं होते। ऑडिटर्स हमेशा बिलीव करते हैं क्लियर कट एविडेंस में। डॉक्यूमेंट दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, जब तक वो नहीं होगा तब तक काम आगे नहीं। ठीक है, उसके बाद एविडेंस। एविडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑडिटिंग, जो कि हम लोग पढ़े। अभी आगे चलते हैं, चलो। हेंस एविडेंस शुड बी करेक्ट, सफिशिएंट एंड रिलायबल। जो एविडेंस तुम्हारे सामने दिया जाएगा मैनेजमेंट के द्वारा, एविडेंस दो तरीके से है। पहली बात, मैनेजमेंट को अगर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू प्रूफ करना है तो वो एविडेंस के साथ करेगा। साथ में तुम्हें उस एविडेंस में से अपना ऑडिट एविडेंस बनाना है। ऑडिट एविडेंस एक स्पेसिफिक चीज होता है जो कि मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। ऑडिट एविडेंस होता है, ऑडिट एविडेंस तुम्हें अपना बनाना पड़ेगा, और उस एविडेंस के बेसिस पर तुम फ्यूचर में अपने आप को बचा सकते हो। अगर तुम्हारे ऊपर कोई एलिगेशन आता है कि तुमने कोई काम ठीक से नहीं किया, तो तुम अपना ऑडिट एविडेंस दिखाकर प्रूफ कर सकते हो कि मैंने तो काम अच्छे से किया था, लेकिन कुछ ऐसे फ्रॉड्स हैं जो हमें भी समझ में नहीं। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हेंस एविडेंस शुड बी करेक्ट, सफिशिएंट एंड रिलायबल। करेक्ट होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। Usually, evidence are derived from vouchers and other documents relating to accounts. Apart from this, the auditor can also assimilate appropriate and sufficient evidence through inquiry, observation and experience. अगर ऑडिटर को कहीं पर डाउट लग रहा है तो वो थर्ड पार्टी का हेल्प भी ले सकता है उसको प्रूफ करने के लिए। मान लो कंपनी बोल रहा है मैंने XYZ से 5 करोड़ रुपए का परचेज किया, लेकिन तुम्हें डाउट है ये कंपनी ने इसके परचेज नहीं किया है, तो तुम XYZ पार्टी को बोल सकते हो कि तुम लिखित में दो कि तुमने हमारी कंपनी को 5 करोड़ का सामान बेचा है। तो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भी तुम वहां पर ले सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कोई डाउट है, कोई प्रकार का प्रॉब्लम लगता है तो तुम किसी से भी इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लेनेशन ले सकते हो। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, ऑडिट ड्यू केयर। ड्यू ऑडिट केयर में क्या है? जब तुम ऑडिट करोगे, तुम एक ऑडिटर हो, तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम ऐसे अरे गहरे नहीं हो कोई भी कि तुम ध्यान दिए तो दिए, नहीं दिए तो नहीं दिए, ऐसा नहीं होता। यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं, लोग तुम्हारी बातों पर भरोसा करते हैं, लोग तुम्हारे द्वारा दिया गया रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं। तो तुम्हारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि तुम जब ऑडिट करोगे केयरफुली करोगे, पूरा प्रॉपर ध्यान देकर करोगे। केयरलेस बिहेवियर यहां पर नहीं। यू मस्ट बी अ पर्सन जो प्रॉपर टाइमली केयरफुली सारा काम करता है। ऐसे नहीं कि सर देखने में गलती हो गया, लिखने में गलती हो गया। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, डॉक्टर कभी बोलता है अरे लिखते लिखते गलत मेडिसिन लिख दिया, अरे लिखते लिखते गलत इंजेक्शन लगाते लगाते गलत इंजेक्शन लगा दिया। अगर डॉक्टर ऐसे करने लगे तो डॉक्टर को क्या छोड़ोगे तुम? तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो तुम्हें भी उतने
ठीक है, तो ये है ऑडिट ड्यू केयर। While performing the works of auditing, the auditor should always be alert and exercise due diligence in order to detect fraud and error. कोई भी फ्रॉड एरर उसको फाइंड आउट करने के लिए तुम प्रॉपर अलर्ट रहोगे और हर एक चीज को अच्छे तरीके से डिटेल में चेकिंग करो, ठीक है। Hence the auditor is expected to display proper competence, caution and alertness while doing his work. This concept is the yardstick for measuring the work of an auditor and serve as a guide to him in dispensing his. क्लियर है बात? नेक्स्ट, एथिकल कंडक्ट। कोई भी गलत काम करना अलाउड नहीं है। लाइक अदर प्रोफेशंस, ऑडिटिंग ऑल्सो हैज इट्स ओन कोड ऑफ कंडक्ट while which contains rules for its practice. तुम्हें अपने सारे रूल्स को फॉलो करना है, तुम्हारा कोड ऑफ कंडक्ट है। ऐसे नहीं कि तुम भी करोगे, तुम्हारे ऊपर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तुम एक ऑडिटर हो, तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो तुम्हारे ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है और तुम्हें वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ेगा। हेंस एवरी ऑडिटर टू एडहियर टू द कोड ऑफ कंडक्ट सो दैट he cannot be held guilty of professional misconduct. In this way, the code of conduct protects the people in auditing profession against moral turpitude and misconduct towards each. तो ऐसा नहीं कि तुम देखो, तुम्हें ऑडिटर बनाया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मैनेजमेंट का गला दबाकर उसको ऐसे उठा दो। मैनेजमेंट भी एक पर्सन है, तुम्हें भी, तुम ऑडिटर हो, तुम मैनेजमेंट को चेक करोगे, मैनेजमेंट तुमसे डरता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मैनेजमेंट का जान मार दोगे, इसका मतलब ये नहीं तुम मैनेजमेंट के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऑर्गेनाइजेशन में जाकर गलत काम करोगे। तुम्हारे ऊपर भी कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल है, तुम्हारे ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। लास्ट, फेयर प्रेजेंटेशन। तुम जो रिपोर्ट दोगे वो प्रॉपरली फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, जो तुमने चेक किया है, जो तुमने एविडेंस कलेक्ट किया है, जो तुम्हें समझ में आया, सब कुछ प्रॉपरली फेयरली रिप्रेजेंट कर, ठीक है। दिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। पहला, अकाउंटिंग प्रोप्राइटी। दिस इंप्लाइज दैट financial statement has been prepared according to the universal concept of accounting and that they depict the true and fair view of the financial positions of the business. सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे पहला चीज तो तुम्हें ये इंश्योर करवाना है कि तुम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सर्टिफाई कर रहे हो, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर वहां पर दे रहा है। तुम्हें ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल, आई मिस्टर के रमन अग्रवाल certified that the financial statement has been prepared according to the universal concept of accounting and they depict the true and fair picture of the view of the financial position of a business. यहाँ पर ये मुझे लिखना पड़ेगा और अपना सिग्नेचर मारकर मेंबरशिप नंबर के साथ सील एंड साइन के साथ देना। अगर बाद में पता चला कि ये स्टेटमेंट गलत है, फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, तो सबसे पहले तुम्हें पकड़ा जाएगा, फिर तुम्हें बोला जाएगा कि प्रूफ करो कि तुम ये स्टेटमेंट क्यों ऐसा लिखे। तुम अपने आप को प्रूफ करोगे कि तुमने सही तरीके से ऑडिट किया, ऑडिट करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और तुम उसके बाद कंक्लूजन में आए कि सब कुछ सही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सही नहीं था और वो हमारे को पता भी नहीं, मेरे सामने नहीं आया, मैंने पैसा नहीं खाया, ये तुम्हें प्रूफ कर। बात समझ में आया? उसके बाद एडिक्वेट डिस्क्लोजर, प्रॉपर डिस्क्लोजर। कुछ भी अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फ्रॉड है, एरर है, मिसस्टेटमेंट है, अंडर सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, कुछ भी गलत है, तो प्रॉपर डिस्क्लोजर तुम दोगे। इट इम्प्लाइज financial statement and auditors reports provide complete and correct information about the financial situation of the organization to the owner as well as the other parties. Last, audit obligation. कुछ तुम ऑडिट कर रहे हो, तुम्हारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ऑब्लिगेशंस है। क्या है? दिस इंप्लाइज टू द एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टुवर्ड्स हिज क्लाइंट। तुम्हें क्लाइंट पैसा दे रहा है, तुम्हें क्लाइंट हायर किया है, तो तुम्हारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंप्लाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर पार्टीज। द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू हैव टू बी आंसरेबल ओनली टू द क्लाइंट। तुम क्लाइंट्स को आंसरेबल हो जिसने तुम्हें हायर किया है, but his work and report is also used by other people and hence he should present his views appropriately so that there is no ambiguity in deriving any conclusion on the basis of his report. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे रिपोर्ट को पढ़ के कोई गलत कंक्लूजन निकाल रहा है।
यू आर रिस्पॉन्सिबल कि तुम प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट इशू करोगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर ऑब्लाइज्ड टुवर्ड्स द ओनर, जो ओनर तुम्हें हायर किया है उसके अगेंस्ट में तुम्हारा ऑब्लिगेशन है कि तुम उसको सही ट्रू एंड फेयर पिक्चर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का निकाल कर दो। क्लियर है बात? तो ये है तुम्हारा ऑडिट से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स तो एग्जाम पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आया। ठीक है, चलो इसके बाद का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे। ठीक है, बाय बाय।